सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 का पार्ट 2 वीडियो होगा। और इसके पहले वाले पार्ट्स में हम लोग ने बहुत चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में, उनके ट्रेंड्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में ट्रेंड्स, आयनेशन एंथैल्पी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन से। उससे पहले हम लोग ऊपर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। जैसे एग्जाम्पल 7.1। तो क्वेश्चन है, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, गिव रीज़न। तो इसका हम लोग ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में थ्योरी में कि पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसमें सॉल्यूशन में वही लिखा है, नाइट्रोजन विथ n इज इक्वल्स टू 2 हैज़ s एंड p ऑर्बिटल्स ओनली। उसके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल्स नहीं होता, जिसके कारण वो आगे मतलब उसके आगे का बॉन्डिंग नहीं बना पाता, इसीलिए वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता। नेक्स्ट एग्जांपल है, PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन NH3Y। तो इसका इसमें रीज़न दिया है, अनलाइक NH3, PH3 molecules are not associated through hydrogen bonding in liquid state. That is why the boiling point of PH3 is lower than NH3। मतलब कि PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि PH3 में P का साइज़ बड़ा है नाइट्रोजन से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, लेकिन N का स्मॉल साइज़, N क्यों दिखाता है? स्मॉल साइज़ एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटेक्स क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं इसी में। तो इंटेक्स क्वेश्चन में 7.1 है, वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवैलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, पहले हम लोग पेंटाहेलाइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पेंटाहेलाइड का मान लेते हैं कि एग्जांपल हो गया PCl5 और ट्राईहेलाइड का हो गया PCl3। तो इसमें P का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5, और यहाँ पे P का क्या है? +3। तो इसमें से +5 वाला क्यों ज़्यादा कोवैलेंट है? इसलिए ज़्यादा कोवैलेंट है क्योंकि यहाँ पे P का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 बहुत ज़्यादा है, मतलब +3 से +5 ज़्यादा है। तो फिर इस केस में पोलैरिटी ज़्यादा है इससे, मतलब पोलैरिटी इसमें ज़्यादा हो रहा है +5 के कारण, इसीलिए अपना PCl5 ज़्यादा कोवैलेंट नेचर शो करता है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी हाई हो जाता है, क्योंकि इसका सेंट्रल एटम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करता है, लेकिन इस केस में +3 में करता है और पोलैरिटी इसके कंपैरिजन में इसका कम होता है। यही रीज़न है, एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ BiH3 the strongest reducing agent amongst all the hydrides of group 15 एलिमेंट। तो देखते हैं हम लोग। तो BiH3 क्या है? BiH3 हाइड्राइड है। तो जैसे जैसे हम लोग पीरियड में नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज़ इंक्रीज़ करता है, और Bi सबसे लास्ट में आता है तो इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि Bi का साइज़ बहुत बड़ा होने के कारण Bi और H का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब BiH का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण उसका जो स्ट्रेंथ होता है बॉन्ड का, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ वो कम होता है, क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, ये तो बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं। तो BiH3 का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, मतलब हम लोग ऐसे कहें कि BiH3 के बीच में, मतलब जो BiH3 है तो BiH के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है बाकी सब मेटल्स के द्वारा, मतलब इसको कंपेयर कर लेते हैं आर्सेनिक या एंटीमनी से, तो उन सब से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने के कारण क्या हो रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने के कारण हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ये आराम से रिलीज़ कर देगा और ये अनस्टेबल है।
अब हम लोग, और इसमें लिखा है कि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? या तो ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लूज हो। तो BiS3 क्या कर रहा है? बहुत इजीली अपना हाइड्रोजन लूज कर सकता है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है और इसके बीच का बॉन्ड बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है। तो ये बहुत अच्छे से मतलब हाइड्रोजन लूज कर देगा। इसीलिए बहुत अच्छा मतलब इसका मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को क्या करेगा? रेड्यूस करेगा। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो होप आप लोग समझ में आया हो। ऐसे ही इसका और इंटरेस्ट क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे बीच बीच में जैसे आते रहेगा। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाई नाइट्रोजन से। तो डाई नाइट्रोजन का हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड commercially by the liquefaction and fractional distillation of air। तो डाई नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हवा में ही पाया जाता है। तो उसको हम लोग प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लिक्विड डाइनाइट्रोजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, डिस्टिल्स आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। और लिक्विड जो डाइनाइट्रोजन है वो लिक्विड ऑक्सीजन को छोड़ के मतलब उससे पहले निकल जाता है। इन द लेबोरेटरी, और लैब में कैसे बनाया जाता है? डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्रेट। तो सिंपल सिंपल अपना आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन है। अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएं तो होगा कुछ नहीं, यहाँ पे NaCl का सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बना NaCl का सॉल्ट, वाटर निकला और N2 एज अ गैस निकला। ठीक है। नाउ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO एंड HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। हाँ, इस रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा NO और HNO3 भी बन जाता है। These impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate। तो इन impurities को हटाने का क्या तरीका है? गैस को पास करवा देंगे हम लोग aqueous sulfuric acid से, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा। It can also be obtained by thermal decomposition of ammonium dichromate। जैसे कि ये मतलब ये दूसरा मेथड है नाइट्रो N2 बनाने का। मतलब अमोनियम डाइक्रोमेट को हम लोग हीट कर देंगे तो N2H2 और Cr2O3 में रिलीज हो जाएगा। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। मतलब या तो NaN3 से करवा दें या BaN3 होल ट्वाइस, मतलब इसको ये करवा दें हम लोग डिकम्पोजिशन, तो इसमें ये ब्रेक हो जाएगा और ये वेरी प्योर नाइट्रोजन होता देता है। तो इसमें हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ा। अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़। तो डाई नाइट्रोजन इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक एसिड। ये तो इजी था। नाइट्रोजन एटम हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स। इसका 2 आइसोटोप होता है, एक N14 और एक N15। इट हैज़ अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है, जैसे कि 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, ये सब दिया है। एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। डाइनाइट्रोजन इज रैदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एन बॉन्ड। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि N जो N2 होता है वो इनर्ट क्यों होता है। तो इसका एक रीज़न हो जाएगा यही कि N और N के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी उसको कहते हैं जो बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी का यूज़ आता है। सो नेक्स्ट, रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीजेज रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर। लेकिन इसका रिएक्टिविटी बढ़ता है विथ राइज इन टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइंस विथ सम मेटल, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे कुछ कुछ मेटल से डायरेक्ट कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म प्रीडोमिनेटली आयोनिक नाइट्राइड्स विद द नॉन मेटल्स, कोवैलेंट नाइट्राइड्स। अ फ्यू टिपिकल रिएक्शन ये दिया हुआ है कुछ कुछ। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर देने पे होगा, रूम टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट, इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन एट अबाउट
773 Kelvin, which is a high temperature in presence of a catalyst, जिसको to form ammonia, इसको हम लोग हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं. N2 plus H2 gives NH3, और इसका डेल्टा एच फ्यूज़न कितना होता है -46.1 किलो जूल पर मोल. मतलब कि इतना एनर्जी रिलीज होता है बनने में. मतलब NH3 बहुत स्टेबल है और ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग रिएक्शन है. ये सब हम लोग को इस डेटा से हम लोग को पता चल रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. डाई नाइट्रोजन कंबाइंस विथ डाई ऑक्सीजन ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, और ये ऑक्सीजन से भी कंबाइन करता है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे, जो कि है अबव 2000 केल्विन, जो बहुत हाई है, टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाने के लिए. एंड हम लोग इसका यूजेस भी है, कुछ कुछ देखते हैं. द मेन यूज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया. हाँ, इसका मेन यूज़ यही है कि इससे एमोनिया बनाया जाता है. एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एंड अदर केमिकल जिसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे कैल्शियम साइनामाइड. इट ऑल्सो फाइंड्स यूज वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इनर्ट डाइल्यूटेंट फॉर reactive chemicals. Liquid dinitrogen is used as refrigerant to preserve biological materials, food items and in जो हम लोग के लैब में हम लोग देखते हैं बोतल में रखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम, वो सबको हम लोग इसी चीज़ में रखते हैं, लिक्विड डाइनाइट्रोजन में रखते हैं. इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे एक एग्जांपल, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड. तो Na3 का हो जाएगा Na प्लस N2, ये इजी था. और इसमें इंटेक्स क्वेश्चन भी है, वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. तो हम लोग अभी देखा जस्ट कि N2 में N के बीच का जो बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत हाई होता है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसको ब्रेक करना बहुत टफ है, इसीलिए सिंपल. नेक्स्ट हम लोग का है एमोनिया. अब हम लोग देखेंगे एमोनिया का प्रिपरेशन. अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. अभी हम लोग ने अमोनिया का प्रिपरेशन वैसे देख लिया है, आप लोगों को याद होगा हैबर्स प्रोसेस से, और वो बहुत अच्छा प्रोसेस है प्रिपरेशन का अमोनिया के लिए, क्योंकि वो रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस था. उसमें एनर्जी यहाँ पे देखे तो -46.1 था, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, माइनस साइन का मतलब है. तो हम लोग पढ़ते हैं, ammonia is present in small quantities in air and soil where it is formed by the decay of nitrogenous organic matter, example यूरिया. मतलब कि हम लोग इस रिएक्शन से भी अमोनिया का मतलब करते हैं. एयर और सॉइल में मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जब उसको डीके किया जाता है जैसे कि यूरिया को, तो वो अमोनिया बनता है. तो ये एक रिएक्शन होगी एग्जांपल के लिए, ये यूरिया प्लस वाटर डीके हुआ तो ये बना, और इसके बाद फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है ऑन अ स्मॉल स्केल, और छोटे स्केल पे कैसे बनता है. अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विथ कसॉटिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, मतलब कि अमोनियम सॉल्ट हो गया NH4Cl, इसको हम लोग कसॉटिक सोडा से रिएक्ट करवाएं तो NH3H2O CaCl2 में आ गया. एक और मान लेते हैं कि NaH4 होल ट्वाइस SO4, मतलब अमोनियम सल्फेट, इसको हम लोग NaOH से रिएक्ट करवाएं तो NH3H2 और Na2SO4 में ब्रेक हो गया. नेक्स्ट है हम लोग का ऑन अ लार्ज स्केल. हाँ, इसमें लगता है हैबर्स प्रोसेस. तो ये हम लोग ने रिएक्शन अभी भी देखा. अब इसमें पढ़ते हैं, इन अकॉर्डिंग्स विथ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. हाँ, ली चैटलियर के कारण हाई प्रेशर में ये और आगे शिफ्ट करेगा, मतलब कि और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, द रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड. The optimum conditions for the production of ammonium are pressure of 200 into 10 to the power 5 pascals, about 200 atm, a temperature of 700 Kelvin, and use of catalyst such as iron oxide with small amounts of K2O and Al2O3. ये सब हम लोग को याद रखना पड़ेगा. To increase the rate of attainment of equilibrium,
The flowchart for the production of ammonia is shown in figure 7.1. Earlier, iron was used as a catalyst with molybdenum as a promoter. ये पहले होता था, लेकिन अब आयरन ऑक्साइड लेते हैं विथ K2O एंड Al2O3। तो इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं ज़रा। तो फ्लो चार्ट बहुत आसान है याद करना, इसमें कुछ बड़ा है नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस डालते हैं, एक तरफ से N2 गैस डालते हैं, फिर कंप्रेसर से ये होके गुजरता है जो है अपना प्रेशर। अब फिर ये क्या करता है, ये पंप है यहाँ पे लगा हुआ, तो ये यहाँ से एयर पंप करता है और ये दोनों जो गैस है वो यहाँ पे आता है, फिर इसके अंदर रिएक्ट होता है एट 700 केल्विन और फिर यहाँ से NH3 बन के यहाँ पे आता है और फिर वही एक साइक्लिक प्रोसेस मेंटेन रहता है। अब नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टीज़। सो हम लोग प्रॉपर्टीज़ अब देखते हैं। इसमें अमोनिया का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है सिंपल सा, NH और N पे लोन पेयर, सिंपल। इसका प्रॉपर्टीज़ है, अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विथ अ पंजेंट ऑर्डर। हाँ, ये याद रखना है, पंजेंट ऑर्डर होता है इसका, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अमोनिया का एमोनिकल स्मेल होता है या ऑर्डर होता है, एमोनिकल ऑर्डर या फिर एमोनिकल स्मेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा प्रैक्टिकल्स में भी। इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर 198.4 and 239.7 Kelvin respectively. In the solid and liquid states, it is associated through हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है क्योंकि NH3 है और N का साइज कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसीलिए। As in the case of water, and that accounts for its higher melting and boiling point। वाटर में ऐसा होता है और इसीलिए वाटर में इसका हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है than expected on the basis of its molecular mass। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि इसके मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से इसका हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट है द अमोनियम मॉलिक्यूल इस ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होता है विद द नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज शोन इन द स्ट्रक्चर। अमोनिया गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज़ वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयंस। और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा मतलब वीक बेस होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम OH माइनस आयंस, मतलब कि उसमें कुछ OH माइनस आयन बनते हैं जिसके कारण वो थोड़ा वीकली बेसिक होता है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है जैसे कलर वगैरह, तो इसमें हम लोग को बहुत चीज़ें याद करनी होंगी। तो इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विथ एसिड्स, एग्जाम्पल NH4Cl, NH4 होल 2SO4 एक्सेट्रा एज अ वीक बेस, और ये वीक बेस होता है। इट प्रेसिपिटेट्स, मतलब एज अ वीक बेस मतलब जब NH3 अमोनिया वीक बेस के तरह काम करता है, इट प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स इन केस ऑफ सम मेटल्स ऑफ मैनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक SO4 प्लस 2NH4OH, ये अमोनिया है बेस, मतलब वाटर में जो बेसिक है। तो जब ये रिएक्ट होता है तो ZnOH होल ट्वाइस बनता है विथ NH4 होल ट्वाइस SO4, और इसका नाम मतलब ये इसका कलर होता है वाइट प्रेसिपिटेट। वैसे ही FeCl3 से जब रिएक्ट होता है तो Fe2O3 डॉट XH2O बनता है जिसका कलर होता है ब्राउन प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है the presence of a lone pair of electrons on the nitrogen atom of the ammonia molecule makes it a Lewis base। हाँ, ये लुइस बेस होता है क्योंकि इस पे एक लोन पेयर होता है प्रेजेंट।
It donates the electron pair and forms linkage with metal ions, and the formation of such complex compounds finds application in detection of metal ions such as Cu2 plus and Ag plus। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग को ये जानना होता है कि किसी कंपाउंड में Cu का आयन प्रेजेंट है, मतलब कॉपर आयन प्रेजेंट है या फिर सिल्वर आयन प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको अमोनिया से रिएक्ट करवा देते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो ये डीप ब्लू बन जाएगा कॉपर के केस में, और ये लुईस बेस है तो इसमें एक लिंकेज बन जाता है मेटल आयन और उसके बीच में। अगर Ag है तो फिर AgCl वाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और AgCl प्लस NH3 जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो AgNH3 होल टू एस Cl, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हम लोग को पढ़ना है आगे। तो ये कलरलेस होता है और AgCl वाइट प्रेसिपिटेट होता है। सो ये सब हम लोग ने देखा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब यूजेस पे। सो अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स, मतलब कि इसको हम लोग वेरियस नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। एंड in the manufacture of some inorganic nitrogen compound, the most important one being nitric acid। हाँ, नाइट्रिक एसिड बनाने में इसका बहुत अच्छा यूज़ आता है। लिक्विड अमोनिया इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, मतलब कि जैसे हम लोग ने N2 को रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया था। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं। तो लिक्विड अमोनिया को भी हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल 7.4, वाई डज NH3 एक्ट एज लुईस बेस। तो इसमें सिंपल आंसर है क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर होता है विच इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब वो डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग का इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ एमोनिया। तो कंडीशन सिंपल सा हम लोग ने अभी देखा था, क्या क्या था। प्रेशर होता है 200 पैस्कल्स, जैसे हम लोग ने अभी देखा यहाँ पे। टेम्परेचर रखते हैं 700 केल्विन। प्रेशर रखते हैं हम लोग 200 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर 200 ATM। और इसमें हम लोग इस कैटलिस्ट भी रख लेते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ K2O और Al2O3। तो ये 3 केस इसमें दिया हुआ, यही 3 केस लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ Cu2+। तो बस सिंपल सा ये रिएक्शन हो जाएगा अपना आंसर। तो इंटेक्स क्वेश्चन भी हम लोग ने देख लिया साथ ही साथ। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। The names, formulas, preparation and physical appearance of these oxides are given in table 7.3। तो मैंने चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग वाले लेक्चर मतलब पार्ट 1 में ही कहा था कि हम लोग टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कोई भी टेबल आए सामने उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेबल का अलग से इसका ये लगा देता हूँ टाइम स्टैम्प, ताकि जिसको भी टेबल सर देखना हो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे आके टेबल देख पाए। तो हम लोग देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले दिया है नेम, फिर फार्मूला इसका क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इसमें क्या होता है, फिर कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, और फिजिकल और केमिकल नेचर। तो हम लोग एक एक करके आते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, जिसमें N का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। और इसको बनाने का क्या तरीका है, तो NH4NO3 को हम लोग सिंपल हीट कर दें तो N2O + 2H2O बन जाता है, सिंपल। और ये होता है कलरलेस गैस और न्यूट्रल, मतलब कि ना एसिड होता है ना बेस होता है, न्यूट्रल होता है। अब ये भी आप लोगों को पता चलेगा कि न्यूट्रल कब और एसिडिक कब और बेसिक कब। तो इसका कुछ कुछ मेरे पास ट्रिक भी है टाइप का, वो मैं थोड़ा बता दूंगा, उससे थोड़ा याद रहेगा।
अब है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ये होता है NO, इसमें होता है +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको बनाने का तरीका क्या है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। जब इसको हम लोग सबको रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है Fe2SO4 होल थ्राइस फेरस सल्फेट NaHSO4 H2O प्लस NO। ये बहुत मतलब बड़ा रिएक्शन है, इसको तो याद रखना पड़ेगा, इसको रोज़ देखना पड़ेगा याद करने के लिए। तो ये होता है कलरलेस, ये भी, और न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है हम लोग का डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका। इसको बनाने का तरीका NO प्लस N2O4 गिव्स N2O3। ये होता है ब्लू सॉलिड और एसिडिक। तो हम लोग को याद रखना ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा NO2। तो इसको बनाने का तरीका PbNO3 होल ट्वाइस को हम लोग हीट कर देंगे तो NO2 प्लस PbO प्लस O2 बन जाएगा, ब्राउन गैस और एसिडिक। ये याद रखना है, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या, NO2 का कलर ब्राउन होता है, ये हम लोग को मतलब याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो NO2 होता है ब्राउन गैस। नेक्स्ट हम लोग का डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। ये दोनों डिफरेंट है। N2O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और इसको बनाने का तरीका यही, NO2 को हम लोग हीट कूल करेंगे तो N2O4 बनेगा, और N2O4 को हीट करेंगे तो NO2 बनेगा। और ये होता है कलरलेस सॉलिड लिक्विड, मतलब कलरलेस होता है, सॉलिड या लिक्विड होगा, और एसिडिक होता है नेचर। नेक्स्ट है हम लोग का डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5 +5 के साथ। इसको बनाने का तरीका HNO3 को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे P4O10 से, तो बनेगा HPO3 और N2O5। ये होता है कलरलेस सॉलिड और एसिडिक। तो कलर किस में दिखा, सिर्फ ब्राउन और ब्लू में। और ब्लू क्या है, सॉलिड, और ब्राउन क्या है, गैस है। ब्लू कब, जब +3 होता है N2O3 के साथ, और ब्राउन कब, जब NO2 होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। NO2 इज डिफरेंट फ्रॉम N2O4, ये भी याद रखना है, और दोनों का प्रिपरेशन। N2O4 कलरलेस सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, और NO2 ब्राउन गैस होता है, ये दोनों एसिडिक होता है। तो इतना सारा हम लोग का हो गया। प्रीवियस जो पार्ट है इस चैप्टर का, मतलब लेक्चर, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो एसिड्स होते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हाई होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एसिड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 है, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 है वो एसिड नहीं, न्यूट्रल है। और अगर ये नीचे जाता, मतलब और घटता, तो फिर वो बेस में आने लगते हैं, जैसे कि ये सब बेसिक। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। टेबल हम लोग देख लिए, अब आता है एक और टेबल, लुईस डॉट मेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ ऑक्साइड्स आर गिवन इन टेबल 7.4। तो हम लोग इसका स्टडी करेंगे अब। टेबल 7.4 स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है बढ़िया से, तो देखते हैं। फार्मूला है N2O, तो N2O का स्ट्रक्चर ऐसे होता है या फिर ऐसा होता है, इसको हम लोग को याद रखना है, ऐसा या फिर ऐसा, मतलब ये रेजोनेंस में होता है, ये रेजोनेट करते रहता है। और ये लीनियर होता है, 113 पिकोमीटर 119 पिकोमीटर। वैसे लेंथ पे उतना कंसंट्रेट नहीं करना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का NO, तो NO का स्ट्रक्चर और सिंपल होता है, N डबल बॉन्ड O। और इसमें भी रेजोनेंस होता है। क्या रेजोनेंस होता है, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ पे O पे एक डॉट है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। रेजोनेंस के कारण सेकेंड वाला में N पे ये फ्री आता है और O पे नहीं रहता है, तो यही है।
और ये NO सिंपल इसका होता है लीनियर, ये भी 115 पिकोमीटर। नेक्स्ट हम लोग का N2O3, तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसा होता है और ये रेजोनेट के कारण ऐसा बनता है, मतलब NO, इस पे डबल बॉन्ड O, इस पे डबल बॉन्ड O, फिर रेजोनेंस होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये सब रेजोनेंस के कारण ऐसे इक्विलिब्रियम में रहता है। इसका स्ट्रक्चर पिकोमीटर सब दिया हुआ है, एंगल वैंगल, और इसका ये प्लेनर होता है, मतलब इसका ज्योमेट्री। नेक्स्ट हम लोग का NO2, तो NO2 भी सिंपल है, NO, फिर ये डबल बॉन्ड O, रेजोनेंस के कारण ये दो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और ये एंगुलर होता है 120 पिकोमीटर एंड 134 डिग्री। फिर N2O4, ये हम लोग का प्लेनर होता है और इसका भी दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। N2O5, इसका भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये भी प्लेनर होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर हम लोग को याद रखना होगा, रोज़ देखना होगा टेबल और प्रैक्टिस करना होगा, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई डज NO2 डाइमेराइज। NO2 डाइमेराइज क्यों करता है? तो इसका सिंपल से यहाँ पे रीज़न दिया है, NO2 contains odd number of valence electrons. It behaves as a typical odd molecule, मतलब ऐसा, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट मतलब करता है, लेकिन मतलब थोड़ा अलग टाइप का मॉलिक्यूल हो जाता है जब इसके पास ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो डाइमेराइज करने के बाद स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल बन जाता है विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, इसीलिए डाइमेराइज करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हम लोग का इन टेक्स्ट में, व्हाट इज़ द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो N2O5 में कोवैलेंस क्या है, तो हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर से जानते हैं। तो N कितना कितना बॉन्ड बना रहा है, तो ये N बना रहा है 1 2 3 4, तो इसमें इसका कोवैलेंस हो गया 4। सिंपल क्वेश्चन। तो ये हम लोग को स्ट्रक्चर से फाइंड करना था इस क्वेश्चन के लिए, इसीलिए स्ट्रक्चर याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग का टॉपिक आता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स सच एज H2N2O2। ये एक ऑक्सो एसिड है, इसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। अमॉन्ग्स देम HNO3 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो हम नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3। मतलब लैब में कैसे बनता है, इसको हीट करते हैं KNO3 को और NaNO3 को, एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इन अ ग्लास रिटॉर्ट, मतलब H2SO4 के साथ। तो इसको हीट करे तो NaHSO4 बना और HNO3 बना। ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड मेनली बाई ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। और बड़े स्केल पे कैसे बनता है, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस बहुत फेमस प्रोसेस है, इसके मेथड से बनता है, तो हम लोग को ये भी याद रखना होगा। तो दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो हम लोग देखते हैं इसमें होता क्या है। NH3 को हम लोग O2 से रिएक्ट करवाएं, मतलब हवा में हम लोग मतलब इसको रिएक्ट करवाएं, गॉज कैटलिस्ट PT और RH, तो क्या बना NO गैस प्लस H2O। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गिविंग NO2, अब वो वापस ऑक्सीजन जो हवा में था उससे कंबाइन करके NO2 बनता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव HNO3। अब ये जो HNO2 बना, इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बन जाता है HNO3 और NO गैस रिलीज हो जाता है।
NO thus formed is recycled, इसको हम लोग रिसाइकल कर लेते हैं, एंड द aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass. Further concentration to 98% can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4. तो ऐसे हम लोग इसका प्योरिफिकेशन ये सब का प्रोसेस कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग को NO भी मिल जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, प्लेनर, एन एन 3 O के साथ, और एक जो O बचा वो अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। सो इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन 68% ऑफ HNO3 बाई मास एंड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.5। तो ये सब तो डाटा है, इस पर उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन द गैसियस स्टेट, खाली इतना याद रखना है कि कलरलेस लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में क्या क्या अंतर आ रहा है। HNO3 एग्जिस्ट एज प्लेनर मॉलिक्यूल विद द स्ट्रक्चर एज शोन, हाँ ऐसा स्ट्रक्चर। इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्वस सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा बिहेव करता है, गिविंग हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयंस। जो मतलब हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन, जैसे हम लोग यहाँ पर रिएक्शन भी दिया है, HNO3 को H2O में रिएक्ट करवाएं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में रखें तो H3O प्लस बना और NO3 माइनस। तो इसमें हम लोग खाली इतना याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसनट्रेटेड HNO3, डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड में यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। कंसनट्रेटेड HNO3 ये हम लोग ने क्लास 10th या 9th में भी पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, जो हम लोग ने पढ़ा था कि कॉपर को कौन रिप्लेस कर देता है और कौन नहीं करता है, तो वही यहाँ पे दिया। तो वही बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड अटैक्स मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम, और सब मेटल्स पे अटैक करता है बस गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ के। द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो हम लोग का यहाँ पे रिएक्शन है, कॉपर को जब HNO3 डाइल्यूट से करवाते हैं तो बनता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O, लेकिन जब कंसनट्रेटेड से करवाते हैं तो CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। तो हम लोग को दोनों रिएक्शन याद करना है। ये एग्जाम में आता है कि कॉपर को डाइल्यूट से करवाएंगे तो क्या बनेगा, कंसनट्रेटेड से बनाएंगे तो क्या बनेगा, NO किस केस में बनेगा, NO2 किस केस में बनेगा। बहुत घुमा फिरा के इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है JEE मेंस में भी और बोर्ड्स में भी। Zinc reacts with dilute nitric acid to give N2O2 with concentrated acid NO2, मतलब इसमें भी सेम है, कुछ ऐसा ही है, डाइल्यूट में लेकिन देगा N2O और कंसनट्रेटेड में देगा NO2। तो इसको भी याद रखना है, मतलब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिंक डाइल्यूट के साथ N2O, देखिए कंसनट्रेटेड के साथ ऐसे याद हम लोग इसको रख सकते हैं कि जब भी कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करवाए तो हमेशा NO2 देगा। अब अगर कॉपर रहा और डाइल्यूट रहा तो NO देगा, लेकिन अगर जिंक रहा और डाइल्यूट रहा तो N2O देगा। डिफरेंस सिर्फ यहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट है सम मेटल्स, एग्जांपल क्रोमियम, एल्युमिनियम, do not dissolve in concentrated nitric acid because of the formation of passive film of oxide on the surface। और ये सब नहीं करता है रिएक्ट, क्यों? क्योंकि इसमें मतलब एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है सरफेस पे, इसीलिए ये उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नन मेटल्स, और ये नन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इतना स्ट्रांग होता है। एंड देयर कंपाउंड्स, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडिक एसिड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू H2SO4 एंड फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ से हम लोग को इसका बहुत सारा यूज़ भी मिल गया कि नाइट्रिक एसिड इज यूज टू ऑक्सीडाइज, बहुत सारी चीज़ इसको बनाने में काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस, ये सब।
और ये फास्फोरिक एसिड अभी आगे पढ़ना भी है। सो हम लोग का नेक्स्ट पेज पे है, वही रिएक्शन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इससे रिएक्ट करवाएं तो ये बना, इससे रिएक्ट करवाएं तो ये बना, इससे रिएक्ट, तो ये सब रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। आई के साथ करवाते हैं तो HiO3, सी के साथ करवाते हैं तो CO2, एस के साथ करवाते हैं तो H2SO4, पी के साथ तो ये, और सब में NO2 रिलीज हो रहा है। तो ये सब तो कॉमन है, सिर्फ ये याद रखना है। और ये भी याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 बना देगा, S8 को ऑक्सीडाइज करके H2SO4 बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड, और P4 को बना देगा फॉस्फोरिक एसिड। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट। अभी इसको पढ़ते हैं अच्छे से। द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स depends on the ability of Fe2+ to reduce nitrates to nitric oxide, which reacts with Fe2+ to form brown colored complex. The test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing nitrate ion and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the sides of test tube. A brown ring at the interface between the solution of sulfuric acid layers indicate the presence of nitrate ion. मतलब कि ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है, इसको हम लोग नाइट्रेट को टेस्ट करते हैं कि नाइट्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इस टेस्ट में होता क्या है, हम लोग क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट को हम लोग ऐड करते हैं उस कंपाउंड में जिसमें NO3 प्रेजेंट हो, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हो। तो ऐसे हम लोग का फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो हम लोग इसमें इसको मतलब ऐड करते हैं, और इसमें हम लोग फिर साइड से सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं, वो भी कंसनट्रेटेड। तो हमको याद है जब हम लोग अपना लैब प्रैक्टिकल किए थे तो हम लोग को सर बोले थे कि सल्फ्यूरिक एसिड ध्यान से डालना क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है और ब्राउन रिंग में कंसनट्रेटेड यूज़ होता है। तो फिर ये बनता क्या है, NO बनता है और Fe3+ H2O बनता है। और ये जब आगे रिएक्ट होता है NO के साथ यही चीज़, तो ये ब्राउन कलर का एक इंटरफेस बनता है उसके मतलब सरफेस पे टेस्ट ट्यूब के। अ ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर्स बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हम लोग को पूरा कॉम्प्लेक्स भी याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस। द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। मेजर यूज क्या है नाइट्रिक एसिड का, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट for fertilizers and other nitrates for use in explosives and pyrotechnics. It is also used for preparation of nitroglycerin, trinitrotoluene, and other organic nitro compounds. Other major uses are pickling of stainless steel, etching of metals, and as an oxidizer of rocket fuels. एक मैं भी जोड़ देता हूँ, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ, तो इसी के साथ हम लोग आज बहुत चीज़ कवर कर पाए। नेक्स्ट है हम लोग का फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो ये इस साल तो सिलेबस से डिलेटेड था, अगले साल का नहीं पता, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या कर पाएंगे ये कर लेंगे, फिर हम लोग फॉस्फाइन कर लेंगे, फिर हम लोग फॉस्फोरस हैलाइड्स कर लेंगे और ऑक्सो एसिड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुप 15 कंप्लीट हो जाएगा। फिर ग्रुप 16 हम लोग उसके अगले में शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए अभी तक के लिए इतना ही। हम लोग ने पूरा नाइट्रोजन का देखा, उसका हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फिर अमोनिया डाइनाइट्रोजन, फिर नाइट्रिक एसिड, ये सब हम लोग ने देख लिया। तो इसमें कुछ था नहीं, ये सब टेबल को इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। हम लोग ने इंटेक्स क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किया, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किया। तो हाँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगा हर टॉपिक का,
और जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट हो वो सब कमेंट करिए। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर दें कि आपको क्या क्या मतलब फीडबैक अपना दे दें, क्या क्या इसमें होना चाहिए और क्या क्या नहीं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।